सभी बच्चों को नमस्कार। देखिए, अभी हमने हिंदी में काव्यखंड के जो बहुविकल्पीय प्रश्न है सूरदास के पद, इसका हमने अध्ययन कर लिया और राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, इसके MCQ क्वेश्चन हमने देख लिए। आज आपके कोर्स का, आपकी पोएट्री का, आपके काव्य का जो 5वां चैप्टर है उत्साह और अट नहीं रही, ठीक है ना। उत्साह नामक टॉपिक, ये उत्साह एक अलग टॉपिक है और अट नहीं रही एक अलग टॉपिक है। उत्साह में बादलों का वर्णन किया गया, आपने पढ़ा होगा, ठीक है ना, कि बादल बरसते हैं, जब गरजते हैं तो कितनी खुशी होती है कि नहीं। धरती तपती हुई धर्मी की, वो धरती शांत होती है, शीतलता, ठीक है ना। और अट नहीं रही यानी कि समा नहीं रही। सुंदरता, फागुन के महीने में कितनी प्राकृतिक सुंदरता बिखर जाती है कि जहाँ देखो, जहाँ तक नज़र हमारी पहुँचे वहाँ तक सुंदरता ही सुंदरता दिखाई देती है। इतनी सुंदरता फागुन के महीने में कि वो प्रकृति में भी समा नहीं रही है, ठीक है ना। तो इस चैप्टर के इन 2 टॉपिक के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हमने छांटे हैं, ठीक है ना, बहुविकल्पीय के रूप में। तो अगर हो सकता है इसी पाठ के आ गए, ठीक है ना। तो अगर आपने गौर से पढ़ लिया तो आपके बन जाएंगे, ठीक है ना। तो बन जाएंगे तो आपके पूरे 5 में 5 या 7 में 7 नंबर तैयार, ठीक है ना। एक एक नंबर कीमती होता है बोर्ड के पेपर में, ठीक है ना। तो देखिए किस तरीका से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। जैसे हमने एक प्रश्न लिख दिया, पहला, ये पहला प्रश्न है आपका। पहला प्रश्न क्या पूछ रहे हैं? कविता अट नहीं रही है। कविता अट नहीं रही है में किस ऋतु का वर्णन किया गया है, या किस ऋतु के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन किया गया है? किस ऋतु के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन किया गया है? ये आ गया आपके पेपर में कि जो अट नहीं रही जो कविता है, इसमें कौन सी ऋतु के सुंदरता का वर्णन, कौन सी ऋतु की प्राकृतिक सुंदरता का वर्णन किया गया है। अपने भारतवर्ष में आपको पता है 6 प्रकार की ऋतुएं होती हैं। 6 ऋतुएं, ऐसा नहीं कि जाड़ा गर्मी बरसात आपने रट ली, बस 6 ऋतुएं होती हैं। ग्रीष्म, एक ऋतु को कहते हैं ग्रीष्म, वर्षा, शरद, शिशिर, हेमंत और बसंत, ये 6 ऋतुएं भारत में आती जाती हैं। तो जो फागुन के महीने में कविता अट नहीं रही में कौन सी ऋतु की सुंदरता, सबसे सुंदर ऋतु कौन सी मानी जाती है? बसंत ऋतु, बसंत ऋतु, ठीक है ना। तो इसमें हमने ऑप्शन आपको दे दिए, जैसे पहला दे दिया हमने ग्रीष्म ऋतु, तो ग्रीष्म ऋतु का वर्णन किया गया क्या? तो ये तो नहीं किया गया, तो ये चीज गलत है, इसमें चलो टिक नहीं लगा रहे हम। दूसरा हम कह रहे वर्षा ऋतु, ना बरसात का वर्णन किया गया है फागुन के महीने में। फागुन का महीना कब होता है? होली के आसपास, फागुन मास की पूर्णिमा को ही होली होती है, होली जलाई जाती है। तो फागुन के महीने के आसपास उस समय तो बरसात तो होती नहीं उस समय, ठीक है ना। तो वर्षा का भी वर्णन नहीं किया गया, ना गर्मी का। एक होती है शरद ऋतु, तो शरद का भी वर्णन नहीं किया गया। और चौथी आपकी दे दी हमने बसंत ऋतु। तो बताइए कौन से में टिक लगाओगे? बसंत ऋतु आपकी सही है, तो या तो अंडरलाइन कर दो या टिक लगा दो। बस इतना आपने छांट लिया, आपका 1 नंबर पक्का तैयार, आपका 1 नंबर, ठीक। चलो, जैसे दूसरा प्रश्न हम पूछें, हर पाठ के हम 20-20 प्रश्न छांट रहे हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न, ठीक है ना। और भी हो सकते हैं लेकिन 20 पर्याप्त हैं। फिर पाठ हम एक बार रिवीजन करा देंगे तो और दिमाग में चढ़ जाएंगी चीज़ें, ठीक। एक शब्द आया है इस पाठ में धाराधर, उत्साह वाले पाठ में, उत्साह टॉपिक में। धाराधर किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? ये धाराधर जो शब्द है ये किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? कोई बता सकता है इसके? देखिए 4 ऑप्शन हैं, आपने पढ़ा होगा। धाराधर ओ, ठीक है कि नहीं। बरसो किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? इसमें एक है पृथ्वी, क्या ये पृथ्वी के लिए है? पृथ्वी के लिए धाराधर कहा, पृथ्वी को धाराधर कहा गया कि नंबर दूसरा ऑप्शन हमने दे दिया आकाश, आकाश के लिए कहा गया कि नंबर 3 कहा गया हमने समुद्र, और चौथा ऑप्शन दे दिया हमने बादल। बताओ इसमें कौन सा सही है शब्द?
बादल का ही पर्यायवाची शब्द है ये धाराधर, सिनोनिम ऑफ क्लाउड, बादल का पर्यायवाची शब्द, ठीक है नहीं। जैसे आपने मेघ, घन, पयोद, वारिद, अम्बुद, ठीक है ना, ये पढ़े हैं बादल के पर्यायवाची शब्द, ठीक है ना। इसी प्रकार से धाराधर भी बादल का पर्यायवाची है, ठीक है ना। बादल को संबोधित करते हुए धाराधर कहा गया, ओ धाराधर हो, बरसो, ठीक है ना, बादल के लिए कहा गया। तो बादल में आप लोग टिक लगा दोगे या अंडरलाइन कर दोगे, ठीक। चलिए प्रश्न तीसरा हम देखें, समझ लीजिए कि आपके बोर्ड के पेपर में ये दे दिया है, कविता में बादल किसका प्रतीक है। कविता में जो उत्साह नाम की कविता आई है, इस उत्साह नाम की कविता में बादल किसका प्रतीक है। कविता में बादल किसका प्रतीक है, किसके प्रतीक के रूप में इंगित किया गया बादल को, ठीक है ना। काय का प्रतीक माना गया है इस उत्साह कविता के अनुसार, अपने मन से नहीं, उत्साह कविता के अनुसार जो बादल शब्द है, बादल को काहे का प्रतीक माना गया, ये आपको उत्तर में बताना है। तो जैसे हमने एक उत्तर दे दिया भावनाओं का, पहले चारों ऑप्शन देख लिया करो, सुन लिया करो, फिर बताया करो, भावनाओं का। दूसरा आपका दे दिया हमने सुख का, तीसरा आपका दे दिया हमने दुख का, और चौथा दे दिया हमने क्रांति का। कौन सा सही लग रहा है इनमें, क्रांति, मेन शब्द सही है इसमें, क्रांति। जब बादल बरसते हैं तो बादल की गरजना सुन करके, ठीक है नहीं, जैसे धरती के अंकुर पनपने लगते हैं, ठीक है ना, ऐसी क्रांति जोश उल्लास का प्रतीक है। बादल जब बरसते हैं तो मन में प्रसन्नता आ जाती है, क्रांति। जैसे बादल गरज रहे, गर्जना कर रहे, हम भी समाज में फैली हुई बुराइयों का दमन करने के लिए हमारे अंदर भी वो भाव जागृत हो जाएं, ठीक है ना, क्रांति जगा रहा है बादल की गरजना, बादल। तो कविता में बादल किसका प्रतीक कहा गया है, क्रांति का, इसमें टिक लगा दिया। प्रश्न चौथा, कवि ने बादलों का आह्वान करके, कवि ने बादलों का आह्वान करके, जिसको अपन लोग आवाहन कहते हैं, है ना, शुद्ध शब्द है इसका आह्वान, आवाहन कुछ भी कह दो, लेकिन आवाहन कहते हैं अधिकांशतया। तो कवि ने बादलों का आह्वान करते हुए उनसे क्या करने का आग्रह किया है, उनसे क्या करने का आग्रह किया है। ठीक है ना, ये प्रश्न पूछा, कवि ने बादलों का आह्वान करते हुए, बादल का आह्वान कर रहे कवि, ठीक है ना, जिन्होंने इस पाठ को लिखा है कि बादल बरसो, आओ, आकाश में छा जाओ, धरती की प्यास बुझा दो, जो गर्मी की ऋतु से हमारी धरती जो तप रही है उसकी तपन बुझा दो। आपकी गर्जना को सुन करके, आपके बरसने को देख करके जो नवयुवक हैं या जो धरती के लोग हैं उनमें उल्लास जाग जाए, कुछ कर गुजरने की क्षमता उनमें पैदा हो जाए। इसलिए हे बादल, तुम उमड़ घुमड़ करके आसमान में छा जाओ, ठीक है ना। तो यही कहा, कवि ने बादलों का आवाहन करते हुए उनसे क्या करने का आवाहन कर रहे। आवाहन माने होता है बुलाना, किसी को बुलाना, आवाहन करना। जैसे कोई कर्मकांड कराता है, पूजन कराता है, तो देवताओं का आवाहन किया जाता है, देवावाहन, ठीक है ना। तो उनका बादलों का आवाहन कर रहे हैं कवि, और क्या करने का आग्रह कर रहे हैं, बादलों से क्या करने का, कि क्या करो बादलों, कौन सा आग्रह कवि कर रहा है बादलों से। इसमें 4 हम विकल्प बता रहे हैं आपको, कि ना बरसने का, ना बरसने का आग्रह कर रहा, कि बरसो नहीं भाई, ठीक है ना, कि दूसरा विकल्प हमने दे दिया है बरसने का, और तीसरा दे दिया है गरजने का, जब बरसते हैं तो वो गरजते तो अपने आप हैं, ठीक है कि नहीं, और चौथा दे दिया इनमें से कोई नहीं। ज्यादा सही कौन लग रहा है आपको, बरसने का, ठीक। अच्छा, प्रश्न नंबर 5, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, अगर पाठ की आपने व्याख्या समझ ली है ना, तो आपको अर्थ समझ में आ जाएंगे, क्वेश्चन भी आपको बन जाएंगे, ठीक है। अब वीडियो अगर आप नहीं देख रहे
ठीक है ना। उसकी व्याख्या आप नहीं समझ रहे तो थोड़ी बहुत इनमें भी सोचने समझने देर लगेगी, सोचना पड़ेगा। अगर पाठ की व्याख्या आपने ढंग से वीडियो पढ़ लिया तो कहीं से कोई भी प्रश्न दे दें आपको बन जाएगा, इतना विश्वास है। ठीक। अच्छा, पांचवा, कवि ने निदाघ, निदाघ क्या शब्द होता है? निदाघ माने गर्मी, गर्मी को कहते हैं निदाघ, अर्थात भीषण गर्मी से, जब भयंकर गर्मी पड़ती है, अर्थात भीषण गर्मी से किसकी ओर इशारा किया है? किसकी ओर इशारा किया है, ये प्रश्न पूछ दिया। इसका पहला विकल्प है आपका अधिक गर्मी, कि दूसरा आपका ऑप्शन दे दिया सांसारिक कष्ट। देखो प्रश्न क्या कर रहे हैं, कवि ने निदाघ अर्थात भीषण गर्मी से, जब भयंकर गर्मी पड़ रही है, तपन हो रही संसार में, तो कवि ने किसकी ओर, इसका सांकेतिक अर्थ क्या है, किसकी ओर इशारा कर रहा है? भीषण गर्मी से तात्पर्य उसका क्या है? अधिक गर्मी से है क्या? और देखना दूसरे ऑप्शन कि सांसारिक कष्टों से है। सांसारिक कष्ट, तो यही है, सांसारिक कष्टों की तरफ इशारा कर रहे हैं, है कि नहीं? जो कष्ट में लोग छाए हुए हैं, कष्ट में लोग ग्रसित हैं, ठीक है कि नहीं? तो क्या करो, आप बरस करके उनको तृप्त कर दो, ठीक है ना। यहां पर बताएं हम, कवि के लिए भी प्रेरित किया गया है, बादलों को कवि भी कहा गया है, ठीक है ना। यानी कि बादल का तो उन्होंने उदाहरण लिया और मैन संबोधित कर रहे हैं कवि की। कवि ऐसे होते हैं जिस प्रकार से बादल आसमान में छाते हैं, उसकी गरज न सुन करके धरती के रहने वाले जो किसान लोग हैं उनके मन प्रसन्न हो जाते हैं कि हमारी खेती होगी, पानी बरसेगा, हर प्रकार की सुख संपन्नता हमारे जीवन में आ जाएगी। उसी प्रकार से जैसे बादल की गर्जना सुन करके, बादल के बरसने के साथ कवियों का हृदय प्रसन्न हो जाता है, उनका दुख दर्द दूर हो जाता है, धरती की तपन दूर हो जाती है। उसी प्रकार अगर सच्चा कवि होता है, वो अपनी कविताओं के द्वारा कुछ ऐसे विचार दे देता है कि उनके विचारों को सुन करके मनुष्य का मन ही, हृदय ही परिवर्तित हो जाता है, हृदय ही बदल जाता है कि नहीं? गलत कार्य छूट जाता है, नई सोच पैदा हो जाती है। तो कवि ये कर सकते हैं। आपने कितने उदाहरण देखे कि छोटी सी किसी ने किसी की बात अगर सुन ली, समझ ली, उसके दिमाग में चढ़ गई तो उसका जीवन ही बदल जाता है। आपने सुना होगा रत्नाकर डाकू, रत्नाकर नाम का डाकू चले जा रहे रास्ते में, ठीक है कि नहीं, ऋषियों को पकड़ लिया, लेकिन उन ऋषियों की छोटी सी बात उन्होंने ऐसा उपदेश दे दिया कि उसका हृदय परिवर्तन हो गया। वो डाकू से क्या बन गया? महर्षि वाल्मीकि बन गया। अंगुलीमाल डाकू गौतम बुद्ध को रोक लिया रास्ते में, जंगल से गुजरते समय अंगुलियों की माला काट करके वो पहनता था, इसलिए उसका नाम पड़ गया था अंगुलीमाल। गौतम बुद्ध जी को रोक लिया, ठीक है ना। लेकिन गौतम बुद्ध जी के थोड़े से उपदेश के कारण, थोड़ी सी उनकी विचारधारा उन्होंने अपनी बताई, उसके दिमाग में वो बात चढ़ गई, उसका तुरंत मन बदल गया, उनका भिक्षु बन गया, सेवक बन गया, ठीक है ना। तो यही है, कवि की जाने कौन सी बात, कौन सी पंक्ति आपकी दिमाग में चढ़ जाए कि आपका हृदय ही परिवर्तित हो जाए, ठीक है ना। तो यही संकेत कर रहे हैं। कवि ने निगाद अर्थात भीषण गर्मी से किसकी ओर इशारा किया? सांसारिक कष्ट, कि संसार में जो कष्ट हैं ये कष्ट दूर हो जाएं, ठीक है। अच्छा, तीसरी चीज है असफलता, और चौथा शब्द है आपका कोई नहीं, ठीक है। अच्छा, प्रश्न नंबर 6, कविता में जल का बरसना किसका प्रतीक है? कविता में जल का बरसना, जब पानी बरसता है, किसका प्रतीक है? कविता में जल का बरसना किसका प्रतीक है? अब इसमें देखिए 4 ऑप्शन दे रहे हैं हम। सिर्फ उसका अर्थ नहीं लिखना, उसका संकेत, मतलब ये कहना क्या चाहता है, इसके माध्यम से क्या बताना चाहता है। देखिए, अभी आपने कक्षा 9th में पढ़ा होगा या सर ने आपके पढ़ाए होगा, एक होता है शब्दार्थ और एक होता है भावार्थ। शब्दार्थ, काव्य में जो भी शब्द आ गए उनका ज्यों का त्यों अर्थ हम कह दें तो वो हो गया शब्दार्थ, शब्दों का सीधा अर्थ हमने बता दिया आपको।
एक होता है भावार्थ, यानी कि जो पंक्ति आई उसका कहने का आशय क्या है, वो हमारे लिए क्या समझाना चाहता है हमें, है कि नहीं, क्या बताना चाहता है, किस चीज के प्रति हमें जागरूक करना चाहता है, वो होता है भावार्थ। ठीक है ना, उसके कहने का मतलब क्या है। क्या कहा कि कविता में जल का बरसना किसका प्रतीक माना गया है। कविता में जल का बरसना किसका प्रतीक, नंबर एक बारिश होना। तो बारिश होना ये तो सीधे शब्दार्थ उन्होंने बता दिया, जल बरसता है समझ लो बारिश हो रही, लेकिन समझाना क्या चाहता है, तो बारिश होना नहीं, और नंबर दूसरा है आपका शांति और सुख की स्थापना, यही सही है ना, शांति और सुख की स्थापना, शांति और सुख की स्थापना। और तीसरा विकल्प दे दिया है प्यास बुझाना, और चौथा इनमें से कोई नहीं। ठीक है ना, तो ये आपने समझ लिया। इस प्रकार से कोई भी इस पाठ का प्रश्न आपको पूछ दे तो आपको बनना चाहिए। मिटा दें ऊपर, अच्छा अच्छा, अब जिससे पूछें वो बताओ। प्रश्न नंबर 7, किस महीने में चारों तरफ हरियाली छा जाती है। पहले सुन लेना महीनों के नाम। किस महीने में चारों तरफ हरियाली छा जाती है। यह प्रश्न कर दिया, किस महीने में चारों तरफ हरियाली छा जाती। अब पहला हम बता रहे फागुन का महीना, कि दूसरा माघ का महीना। जी बताओ कौन से पाठ से ले रहे हैं, अट नहीं रही। उत्साह वाला तो, उत्साह में तो पानी का बरसना बादलों के बारे में है, ठीक है कि नहीं। फागुन की, माघ की, वैशाख की, आषाढ़। फागुन, ठीक। फागुन की शोभा तन सट नहीं रही है, फागुनी का तो वर्णन किया गया, तो फागुन में टिक लगा दो, फागुन का महीना, ठीक। नंबर 8, बादल अपनी गर्जन तर्जन से, यानी अपनी गर्जना से, बादल अपनी गर्जन तर्जन से किसे घेर लेता है। बादल अपनी गर्जन तर्जन से किसे घेर लेता है। अच्छा बिना ऑप्शन दिए बताओ, अच्छा किसे घेर लेता। आकाश को, आकाश को घेर लेता। आकाश में तो बादल छा जाते, ठीक है ना। अच्छा नंबर 1 समुद्र को, नंबर 2 पृथ्वी को, नंबर 3 आकाश को, टिक लगा दिया, और नंबर 4 है आपका कोई नहीं। प्रश्न नंबर 9, फागुन मास के कारण लोगों के चेहरे पर क्या होता है। फागुन मास के कारण लोगों के चेहरे पर क्या होता है। नंबर 1 मायूसी रहती है, मायूसी मीन उदासी। दूसरा डर बना रहता है उनके चेहरे पर, कि दुख बना रहता है, कि खुशी बनी छाई जाती है, खुशी छा जाती है ना। चलो ऐसे छोटे छोटे से प्रश्न आएंगे आपके, ठीक। प्रश्न नंबर 10, बादल को कवि ने गरजने के लिए कहा है। बादल ने कवि को
गरजने के लिए कहा है, जिससे कि वातावरण में फैल सके, जिससे कि वातावरण में फैल सके। क्या फैल सके, ये आपको बताना है इसका उत्तर। अब हम आपको विकल्प बोल रहे हैं, कौन कौन से विकल्प हैं इसमें? 4, उनमें से एक विकल्प चुनना है आपको। नंबर 1, जोश और क्रांति। नंबर 2, गर्मी समाप्त हो सके। मेन शब्दार्थ पे नहीं जाना, भावार्थ पे मेन, कहने का आशय क्या है उसका। गर्मी समाप्त हो सके। और नंबर 3 है, बच्चे डर जाएं। भैया गर्जना से बच्चे डरा रहेगा हैं? अच्छा। और नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। पहला, जोश आ जाए और क्रांति, क्रांति करें लोग। ठीक है। प्रश्न नंबर 11, फागुन मास में कैसी हवाएं चलती हैं? फागुन मास में कैसी हवाएं चलती हैं? शुष्क हवाएं कि नमी युक्त कि मादकता से भरी हुई? मादक, मादक माने मस्त कर देने वाली, दिल खुश कर देने वाली। कि मंद मंद, ये मादक सही है। ठीक है ना। मादक माने होता है जो मन को मस्त कर दे, खुश कर दे, है ना। ऐसी सुंदर हवा चलती है। शुष्क माने होती है बिल्कुल सूखी, बिल्कुल नमी ना हो जिस हवा में, नमी युक्त जिसमें मॉइस्चर मिली हो, थोड़ी नमी युक्त। मादक है कि नहीं। फागुन के महीने में जो अब सुगंधित हवा चलती है, फूल खिले रहते हैं तो हमारा मन प्रसन्न होता है कि नहीं। तो मादक ज़्यादा सही है इसमें। तप्त धरा, तप्त धरा का सांकेतिक अर्थ क्या है? सांकेतिक किसकी तरफ संकेत कर रहा है ये तप्त धरा शब्द? सांकेतिक अर्थ। नंबर 1, पहले गौर से चारों देख लेना विकल्प, फिर बताना। तप्त धरा का सांकेतिक अर्थ पूछ रहे, सीधे शब्दार्थ नहीं पूछ रहे हम। ठीक। गर्म धरती, यानी कि अगर सीधा पूछते तो गर्म धरती होगी, तपती हुई धरती, तप्त धरा हो गई। धरा माने धरती, तप्त माने तपती हुई, ये सीधा शब्दार्थ हो गया। ठीक। नंबर 2, सूखी धरती। कि नंबर 3, दुखों से पीड़ित धरती। कौन सा सही है? यही। और चौथा लिख दें, कोई नहीं। उत्साह किस प्रकार का गीत है? या 13वां क्वेश्चन लिखें हम। कवि के अनुसार किसके केस सुंदर, काले और घुंघराले हैं? कवि के अनुसार किसके केश सुंदर, काले और घुंघराले हैं? किसके लिए कहा गया? नंबर 1 प्रेमी, नंबर 2 बादल के,
कौन सा है? बादलई के लिए कहा, काले काले उमड़ घुमड़ करके आ जाते हैं जैसे घुंघराले बाल हों। ठीक, कि धरती, और नंबर चौथा कोई नहीं। ये 13 प्रश्न हो गए। चलिए 7 प्रश्न और देख लें जल्दी से हम। उत्साह किस प्रकार का गीत है? उत्साह किस प्रकार का गीत है? आह्वान गीत, कि नंबर दूसरा है प्रेम का गीत, नंबर 3 उत्साह, उत्साह का, कि नंबर चौथा है विरह का। विरह माने होता है वियोग। ज़्यादा सही कौन लग रहा है दिमाग से? देखो उत्साह, उत्साह तो उसका टॉप का ही लिया गया है, शीर्ष का उसका टाइटल ही है उत्साह। ठीक है, तो उत्साह, उत्साह से कोई मतलब नहीं। उत्साह में विरह का, विरह माने होता है वियोग, वियोग का भी वर्णन नहीं किया गया। उत्साह में प्रेम का भी कोई, आह्वान, आवाहन कर रहे कि बादल आसमान में छा जाओ और धरती की प्यास बुझा जाओ, आवाहन कर रहे, उसमें आवाहन गीत है ये। प्रश्न नंबर 15, उत्साह कविता में किस दिशा से उत्साह कविता में किस दिशा से अनंत के घन आने की बात की गई है? अनंत के घन आने की बात कही गई है। पूर्व, कि पश्चिम, कि अज्ञात, कि चौथा दक्षिण। अज्ञात, ठीक है कि नहीं? आए अज्ञात दिशा से, अज्ञात दिशा बताई गई, किसी भी दिशा से आ जाओ लेकिन छा जाओ। प्रश्न नंबर 16, कवि ने बादलों के हृदय की छवि कैसी बताई? कवि ने बादलों के हृदय की छवि कैसी बताई है? बादलों के हृदय में क्या छिपा हुआ है, कैसी छवि है उसकी? यानी कि सुनहरी, नंबर 2 सफेद, नंबर 3 विद्युत, नंबर 4 काली। बताओ। विद्युत छवि उर्मे, पाठ में लाइन आई होगी, देखो उत्साह नामक पाठ आई है। विद्युत छवि उर्मे, तुम्हारे हृदय में बिजली की छवि छिपी हुई है, जब गरजते हैं तो वो निकल आती है, प्रकट हो जाती है बिजली। ठीक है ना? तो बिजली की छवि, बिजली छिपी हुई है उसके हृदय में, जब गरजते हैं तो बिजली चमकती दिखाई देती ना, तो ये विद्युत छवि उर्मे। अच्छा चलो हम एक प्रश्न पूछें तुमसे। ऐसे ही एक प्रश्न पिछले वाले हमने टॉपिक में पूछा था। ये 2 शब्द लिख दिए, पाठ पाठ में कौन सा अलंकार है? पाठ पाठ में कौन सा अलंकार है? नंबर 1 पुनरुक्ति प्रकाश, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है इसमें, या नंबर 2 उपमा अलंकार है,
या नंबर तीसरा आपका अनुप्रास है, या चौथा आपका यमक है। अच्छा देख लो, सुन लो, ठीक है ना। इसमें है पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। कौन सा अलंकार है? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। यमक अलंकार में भी दो शब्द आते हैं, लेकिन दोनों शब्द के अर्थ अलग अलग होते हैं। जैसे बताया था उस दिन, कनक कनक, एक कनक का अर्थ सोना, एक का धतूरा, ठीक है कि नहीं। 3 बेर खाती थी, वो 3 बेर खाती हैं। एक बेर का मतलब पिलम जो फल होता है खाने वाला, एक बेर का मतलब टाइम, समय। शब्द भले ही 2 बार आ जाएं या 3 बार भी हो जाएं, उनके अर्थ अलग अलग हों, वहां पर आपका यमक अलंकार होगा। और ऐसे शब्द जहां एक शब्द दोबारा आ जाए लेकिन दोनों शब्द मिलकर के एक ही वाक्य को दर्शाते हैं, एक ही चीज को इंगित करते हैं दोनों मिलकर के। जैसे हम कहें, पाठ में आपका आया है काले काले घुंघराले, काले काले। अब एक काले का अर्थ कुछ अलग नहीं, दूसरे काले का अर्थ कुछ अलग नहीं, ठीक है ना। दोनों एक ही चीज को, सिर्फ काली वस्तु को ही दर्शा रहे हैं। ऐसे यहां पाठ पाठ, पाठ का मतलब भी स्थान, ये भी स्थान, प्रत्येक स्थान पर, हर स्थान, ठीक है कि नहीं। दिनों दिन, दिन ही दिन, अव्ययी भाव समास आपका पढ़ा होगा समास आपने, ठीक है ना। तो पाठ पाठ, ये दोनों पाठ शब्द एक ही चीज को बता रहे हैं, दोनों के अर्थ अलग अलग नहीं हो रहे। तो इसलिए इसका नाम दे दिया हमने, इसका संधि विच्छेद करेंगे पुनः उक्ति। पुनः उक्ति, पुनः माने दोबारा, उक्ति माने कहना। शब्द को हमने दोबारा कह दिया, ठीक है नहीं, लेकिन अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं आया। एक शब्द दोबारा कहा जाए लेकिन वो एक ही बात को दर्शाए, एक ही बात की तरफ इशारा करे, ऐसे शब्द में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है, ना कि यमक अलंकार। समझ गए? चलो, तो ये पुनरुक्ति प्रकाश है आपका बेटा, ठीक है ना। प्रश्न नंबर 18, उत्साह नामक कविता में, उत्साह नामक कविता में वज्र किसके हृदय में छिपा रहता है? वज्र किसके हृदय में छिपा रहता है? वज्र माने कठोरता, वज्र जानते हो ना। वज्र किसके हृदय में छिपा रहता है? जैसे एक शब्द आया था विद्युत छवि उर में, ऐसी एक शब्द और आपके पाठ में एक लाइन आई है, वज्र छिपा उर में। वज्र, वज्र जैसी वज्र जैसा जोश, वज्र जैसी मजबूती, वज्र जैसी गर्जना आपके हृदय में छिपी हुई है। तो वज्र किसके हृदय में छिपा रहता है? 4 विकल्प हम बता रहे, सूर्य के हृदय में, कि नंबर दूसरा बादल के हृदय में। अब बादल ही के पाठ है तो बादल ही में होगा, ये तो इतना तो अपने दिमाग ही से लिख सकते हो, ठीक। अच्छा, नंबर 3 आकाश, नंबर 4 है आपका चंद्रमा। चलिए 18 प्रश्न हो गए। चलिए 2 और मुख्य प्रश्न हम देख लें। अट नहीं रही है, अट नहीं रही है कविता में कवि की आंख कहां से नहीं हट रही? कवि की आंख कहां से नहीं हट रही है? नंबर 1 बादल से। अब देखो, समझ लो, पहले थोड़ी देख लिया करो, पहले से इसने बोल दिया कि बादल, देखो पहले। अब जबकि ये अट नहीं रही है पूछ रहे हम, और बादल वाला चैप्टर आपके उत्साह नामक टॉपिक में था, तो पहले ही समझ जाओ कि बादल तो कैंसिल है, ठीक है ना। तो बादल से। नंबर दूसरा क्रांतिकारी पुरुष से। नंबर तीसरा सूर्य से। और नंबर 4 कर दिया हमने प्राकृतिक सुंदरता से।
प्रश्न नंबर 20, पत्तों से लदी डाल, पत्तों से लदी डाल पर कौन कौन से रंग, कौन कौन से रंगों की छटा बिखरी हुई है? बताओ कौन कौन से रंगों की छटा बिखरी? किताब में आपके एक लाइन आई है, 2 रंग बताए गए उसमें। नंबर 1, क्या हरी काली, हरा काला बताया गया? देखो बेटा वो वाली लाइन पीछे, पत्तों से लदी डाल जहां लिखा हो, हरी काली। कि नंबर 2, लाल पीली, लाल पीले रंग की छटा बिखरी, कि पीली भूरी, और कि नंबर 4 है हरी लाल। हाँ ठीक है, तो इसमें आपने कर लिया, टिक लगा लिया। तो इस प्रकार से कोई भी प्रश्न पाठ के आ जाएं, अगर पाठ आपने ढंग से पढ़ लिया है अच्छी तरह से, उसकी व्याख्या आपको समझ में आ गई है, तो जरूरी नहीं कि ये हमने प्रश्न लिखा है, इसके अलावा भी कोई प्रश्न आपके पेपर में पूछ दिया जाए तो आपको बन जाएगा। ठीक है, तो संभवतः आपको ये पाठ समझ में आ गया होगा। इसलिए अब इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करेंगे। धन्यवाद।